हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बाकी जो विषय हैं अपने इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक और गणित, विज्ञान, इन सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए विज्ञान, सामाजिक और गणित, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न मुद्रित हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह लिखने का ऑप्शन है। बिल्कुल इसी टाइप के आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए शानदार पेपर्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपना पेपर है। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें खंड ए, जिसमें अपने को 8 एमसीक्यूज मिलेंगे अनसीन पैसेज यानी गद्यांश के अंदर, ठीक है। पहले गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, ठीक है ना। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम हृदय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसे अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उसे कोई शुभ प्रभाव डाला। वो श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध, घृणा प्रकट करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया गया है, दो चार मानवीय लोगों के सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता इस बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश इस प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। थोड़ा पैसेज टफ जरूर है, लेकिन इसी टाइप का एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को। तो देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता है। क्या सामाजिक विशेषता है कि हृदय से सब श्रद्धा रखें, हृदय से सब प्रेम भाव रखें। तो पहला ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हृदय से सब श्रद्धा रखें। अगला है, श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहते हैं। किसको शामिल करना चाहते हैं, तो ये परिवारजनों को शामिल करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, लोभवश प्रिय पर लोभवश अनन्य अधिकार चाहते हैं। क्या, श्रद्धा में, ठीक है ना, श्रद्धा में चाहते हैं, ठीक है। फिर है, समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट की जाती है। क्या की जाती है, श्रद्धा। श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है, तो कर्मों के प्रतिकार के रूप में, ठीक है ना। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, जिसमें श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है। तो महत्व ज़्यादा किसका है, तो श्रद्धा का महत्व ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो श्रद्धा का महत्व होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना ख ऑप्शन, प्रतिनिधित्व शब्द में समास कौन सा है, तो अव्ययभाव समास है, ठीक है ना। तो ग्रामर के जितने भी व्याकरण के टॉपिक है वो आपको इस वीडियो के यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएंगे, ताकि आपकी और ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए। अगला है अपना, जो अपने को काव्यांश दे रखा है, ठीक है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित वाल काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन 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 हो, विश्व के निदाद के सकल जन आए, अज्ञात दिशा के अनंत के धन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, ठीक है ना। ये हुई अपनी काव्यांश। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला पूछा है कि कवि बादल से क्या
करने को कहते हैं? तो यहाँ पे कवि जो है बादल से क्या करने को कहते हैं? कवि कहते हैं कि घनघोर गर्जना के लिए कवि कहते हैं इसमें। दूसरा है निदाद शब्द से क्या तात्पर्य है? तो निदाद शब्द से तात्पर्य अपना ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट है धरा किस कारण तप्त बताई गई है? धरा जो है वो किस कारण तप्त बताई गई है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने बादल की गर्जना, अत्यधिक गर्मी और लू के कारण, है ना, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने कवितांश में बादल की उपमा किस से दी गई है? तो कविता में दी गई अपने नूतन कविता से, ठीक है ना, उपमा किससे दी गई है? नूतन कविता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, मेघ है, घन भी है, जलद भी है, लेकिन पय नहीं है, ठीक है ना, पय बादल का पर्यायवाची नहीं है। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इसमें शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें शीर्षक होगा नवजीवन, ठीक है ना, क्या होगा? नवजीवन, नवजीवन इसका शीर्षक है। अगला देखते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति में अलंकार, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे विकल विकल उन्मन उन्मन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं जिसमें व्याकरण के हमसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करना आपको। पहला है लेखिका शब्द में प्रत्यय है? तो लेखिका शब्द में प्रत्यय कौन से? लेखिका, तो लिख धन इका, तो कौन सा आपने? इका प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इका, तो इसमें भर देंगे हम इका, ठीक है। अगला देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सबको पता है, विशेषण, बहु क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, विशेषण, ठीक है। फिर है परीक्षा में उपसर्ग है? तो परीक्षा में उपसर्ग क्या है? तो परीक्षा में क्या होता है? परि धन इक्षा, तो उपसर्ग हो गया आपने कौन सा? उपसर्ग पूछा जो आगे लगा है तो परि उपसर्ग हो गया, ठीक है ना, परिधन इक्षा, ठीक है। हिंदी में इसको प्लस नहीं बोलते, धन बोलते हैं, ठीक है। फिर अनुज शब्द का विलोम होगा? तो अनुज का होगा अग्रज, क्या होगा? अग्रज, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है परसर्ग ने के कारण क्रिया सदा डैश में होती है? क्रिया हमेशा किस में होती है? तो क्रिया हमेशा भूतकाल में होती है, भूतकाल में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है ना। अगला देखना, नेक्स्ट है पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पवन के दुनिया भर के पर्यायवाची है, आपको याद होना चाहिए, वायु कह सकते हैं हम, हवा कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? अपने पवन के। वाक्य के डैश अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। आपको यहाँ अंग ही पूछा है, 2 होते हैं। अगर नाम पूछे तो आप क्या बताते हैं? नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य क्या होते हैं? एक तो उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय, विधेय, ठीक है, उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग होते हैं वाक्य के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने खंड ब, जिसके अंदर हमसे 12 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। सुत, पहला लिखा आपने सुत और दूसरा है सूत, ठीक है। तो देखिए सुत का मतलब होता है, इसको बोलेंगे बेटा, बेटे को बोलेंगे सुत, बेटा या पुत्र, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सुत, ठीक है, बेटा या पुत्र। और सूत का मतलब होता है, आप बोल देंगे धागा, धागा। और दूसरा सारथी को भी बोला जाता है, ठीक है ना, सारथी, ठीक है ना। तो इसका तो मतलब हो गया, इस सूत का मतलब हो गया बेटा या पुत्र, इसका मतलब हो गया धागा या सारथी। अगला देखते हैं परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जुड़कर उसके साथ संबंध को दर्शाते हैं, क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
के बाद में जुड़कर उनके साथ संबंध को दर्शाते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद कर लेना अच्छे से। अगला देखिए, स्त्री दर्पण क्या है? तो स्त्री दर्पण क्या है? स्त्री दर्पण क्या है? ये एक ऐसी पत्रिका थी जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में शुरू हुई थी। और इसको प्रकाशित किसने किया था? तो रामेश्वरी देवी इसकी संपादक थी। कौन थी? रामेश्वरी देवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या था? स्त्री दर्पण एक पत्रिका थी जिसका संपादन 1909 में इलाहाबाद में रामेश्वरी द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अब आप जानते हो स्त्री दर्पण है तो किसके बारे में होगा इसमें? ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। तहमीना कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तहमीना। तो नाम तो आपने सुना होगा, सालिम अली। ठीक है ना, सालिम अली। जो अपने सालिम अली थे उनकी सहपाठिनी थी ये। कौन? तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी। बाद में इनकी जीवन संगिनी बनी और इन्होंने जो ये पशु पक्षी प्रेम जो था सालिम अली का, उनको बनाए रखा, उनका हर प्रकार से सहयोग किया। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। अगला देखते हैं, तिब्बत में बनने वाली चाय की क्या विशेषता है? तो देखिए, तिब्बत में चाय बनती है, उसको पहले पानी को उबाल कर उसमें चाय पत्ती डालकर उसमें क्या करते हैं? एक नमक डालते हैं और उसमें एक मक्खन भी डालते हैं। क्या? मक्खन। ये की खास बात है। मक्खन को डालकर फिर उसको फेंट कर तैयार किया जाता है। ठीक है ना, ये इस चाय की खास विशेषता होती है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन है कि कवि ने वर्तमान की भयानक पंक्ति किसे बताया है? वर्तमान की जो भयानक पंक्ति है वो कवि ने किसे बताया? तो देखिए, बचपन कवि ने बोला है, बचपन को मार देना। ये जो पंक्ति है ना, बचपन को मार देना, ये जो पंक्ति है ना, इसको कवि ने बड़ा भयानक बताया है। क्योंकि कुछ बच्चों को बचपन से ही काम पे लगा दिया जाता है, उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसी पंक्ति को कवि ने बड़ा भयानक बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। मेघ किस रूप में गांव में आए थे? तो मेघ है वो किस रूप में आए थे? पाहुन। पाहुन का मतलब होता है अतिथि। अतिथि रूप में जो मेघ थे वो गांव में आए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमसे पूछा गया, कवि रस खान मनुष्य का अगर उनको जीवन मिले तो वो कहाँ पर बसना चाहते हैं? तो हमने पढ़ रखा है कि कवि जो है रस खान, वो चाहते हैं मनुष्य रूप जीवन मिलने पर ब्रज में बसना चाहते हैं। कहाँ पे? ब्रज। और ब्रज में भी क्या बनना चाहते हैं? वो ब्रज में बसना चाहते हैं और ग्वाले बनकर क्या बनकर? ग्वाले। तो लिखेंगे, कवि रस खान मनुष्य रूप में मिलने पर ब्रज में ग्वाले बनकर बसना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला है अपने कि कवि जो है अपने इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक, जो शीर्षक है इस पाठ का, उसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है देखिए, इसमें है अपने लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दानशी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पर्दानशी शब्द से आप समझ गए क्या? वह स्त्री जो पर्दे में रहने वाली हो उसे पर्दानशी बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद किस विचार के व्यक्ति था या कैसे व्यक्ति थे गोपाल प्रसाद? तो आप जानते हैं कि ये पेशे से यानी काम से पढ़े लिखे एक सुशिक्षित वकील थे। इनका बेटा जो गोपाल प्रसाद है, इनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इनमें एक कमी थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए, ये इनका मानना था।
ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है। फिर है परसर्ग ने का प्रयोग किस कारक के साथ किया गया है। तो परसर्ग ने का प्रयोग जो है वो किस कारक के साथ किया गया है, तो आप लिखेंगे ये भूतकाल में सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ किया जाता है। किसमें? भूतकाल की जो सकर्मक क्रियाएं होती है उसमें कर्ता के साथ परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। फिर है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको मुहावरे याद करने पड़ेंगे। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना या घूस देना, ठीक है ना, रिश्वत देना। तो आजकल सरकारी तंत्र में मुट्ठी गर्म किए बिना कोई कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से आप वाक्य एक बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए वाक्य किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि सार्थक शब्दों के समूह से जिसका कुछ अर्थ व्यक्त हो या संपूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सार्थक शब्दों का जो समूह होगा उसे हम वाक्य कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। फिर कहते हैं कि ये वाक्य है ना, वाक्य कितने प्रकार के हुए रचना के आधार पे, तो ये 3 प्रकार के हुए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन से? एक सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा है मिश्र। तीसरा क्या होगा? मिश्र। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट वाला है, जिसमें हमसे पूछा है कि लेखिका ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, ठीक है, देखते हैं। तो लेखिका ने क्यों कहा, ये आपको करना है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो अपने चैप्टर से हूबहू उठाए गए प्रश्न है, ठीक है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं सामने, ठीक है ना, ये प्रश्न है। और बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया गया, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी पाठ है, उसको शीर्षक की सार्थकता साबित करनी है, ठीक है। खंड स में हमको 6 नंबर के क्वेश्चन अपने पाठ से ही, एक अपने को गद्यांश मिलेगा और पद्यांश मिलेगा, उनसे अपने को लिखना है। जैसे देखिए ये पाठ तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके क्वेश्चन देखिए। महादेवी ने सुभद्रा से झूठ क्यों बोला? क्यों बोला था? डर के कारण। कहते हैं डर के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया था। दूसरा था क्रॉस क्रॉस वेस्ट क्या था, तो ये क्रॉस वेस्ट एक गर्ल्स लड़कियों के लिए स्कूल था जहाँ पर महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ती थी, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि एक पेड़ की डाल यहाँ पे नीचे थी और यहाँ पे खूब सारे जो बच्चे थे अपना काम किया करते थे, बस ऐसा लिख देंगे। जब सब खेलते थे उस समय लेखिका क्या करती थी, तो जब सब खेलते थे तो हम लोग तुक मिलाते थे, मतलब ये लोग लेखिका है ना तुक मिलाती थी, ठीक है। सुभद्रा जी की ने किसकी तलाशी ली, तो इन्होंने तलाशी इनकी किताबों की ली, ठीक है ना, महादेवी के किताबों के लिए ली थी तलाशी। फिर है सुभद्रा जी पूरे हॉस्टल में क्या दिखाई दिखाई ये दिखाई कि कविताएं लिखती इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा, इसको भी आप यहाँ से पढ़ के बड़ा आराम से आंसर दे सकते हो। फिर आपको एक अब काव्यांश मिलेगा जिसके भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे 2 लाइनें लिखी और इन लाइनों से ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है ना। इनको तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर आपके आएगा 16 नंबर पे क्वेश्चन है कि आपको 2 पाठ दे रखे हैं, ठीक है ना। एक तो कवयित्री ललित ने परमात्मा की प्राप्ति का क्या उपाय बताया, और दूसरा है सांवले सपनों की याद पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अपने 3 नंबर का एक और है कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है और बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रयासों का उल्लेख करना है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताना है। फिर एक कबीर खान का परिचय देना है, मुंशी प्रेमचंद का परिचय देना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेखक परिचय तो आपके आने वाला है ही, ठीक है ना। फिर अपने उपभोक्तावादी संस्कृति का विशेष व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुरलीधर की अधरान धरोंगी में कवित्री ने शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक पाठ का मूल प्रतिपाद्य क्या है,
ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर, फिर लास्ट में आपको जो निबंध मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से कोई एक करना है और उसके बाद में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। या आप 2 मित्रों के बीच संवाद भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपके SUPW कैंप जो शिविर हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना है। इस प्रकार का पेपर रहने वाला है। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए यहाँ हर प्रकार की वीडियोस अवेलेबल है, चैनल पे बने रहिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।